जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो विश्व में एक वॉर चल रहा है, जो कि आपने सुना होगा रूस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, जनरली यदि किसी को याद हो तो पिछले साल 2022 में फरवरी में 24 फरवरी को ऑफिशियल तौर पे रूस ने यूक्रेन पे, बोले तो रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था और आक्रमण किया था। लोगों को लगा भाई एक बड़ा सा देश जो है, एक शक्तिशाली देश जो है, एक छोटे देश को कहीं ना कहीं दबा रहा है या फिर उसको इनकरेज कर रहा है, या फिर कह सकते हैं जो भाई उसको जो है मतलब शोषण कर रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण रूस को मजबूरन उस पर अटैक करना पड़ा था, जो ऐसा कंडीशन बनी थी रूस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी बातें, आखिर उसका कारण क्या था, जो लड़ाई उसका कारण क्या था, और दूसरी बातें वो लड़ाई जो है पिछले 1.5 साल से चल रही है हमारे देश विश्व में। यदि बात करते हैं तो दो कंट्रियों के बीच में पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। और यदि हम रूस और यूक्रेन की बात करते हैं तो दोनों के जो मिलिट्री पावर की बात करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वहाँ पे एक आसमान में रहने वाला कंट्री और एक ज़मीन पे रहने वाला कंट्री, वो कैसे उसका सामना कर रहा है। बोले तो यूक्रेन जो है रसिया जैसा इतने बड़े कंट्री का सामना कैसे कर रहा है, उसी पेच को समझाने के लिए, या फिर रूस ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया था, उसी पेज को समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नाटो के बारे में। तो एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों का अपना चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो, एक नाटो जो था डांस जिसको हमें ऑस्कर मिल गया, हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो अलग बातें हैं। ऑस्कर अवार्ड जब हम बात करेंगे तब। अभी हम बात करें नाटो के बारे में। नाटो, मैंने कहा यही एक नाटो वजह है, एक्चुअल में यही नाटो वजह है जिसके कारण रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुआ। यही नाटो वजह है जिसके कारण 1.5 साल हो गए बट आज तक रूस और यूक्रेन का लड़ाई जो है वो फिनिश नहीं हुआ। और यही नाटो वजह है जो एक छोटा सा यूक्रेन पूरा सीना चौड़ा करके इतने बड़े रूस के साथ सामना कर रहा है। वो हम देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, नाटो की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की बातें होती है, अंग्रेजी में भी नाटो, हिंदी में भी नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, या फिर इसको NAA भी कहते हैं, मतलब नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, देखिए अब सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ट्रीटी को हिंदी में संधि कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन कहते हैं। तो आप यदि कोई वर्ल्ड मैप देखोगे, सपोज इसको आप एक बार को भूल जाइए, मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आप यदि वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देखोगे जो एशिया यहाँ पे है, उसके साथ यूरोप है, फिर अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, और ये अंटार्कटिका है। ऐसे करके जनरली इसमें आप, ये तो कॉन्टिनेंट की बात है। बट जब कभी हम यदि बात करते हैं ओशन या महासागर का, तो आपने एक सुना होगा अटलांटिक महासागर, डेफिनेटली सुना होगा। और वो अटलांटिक महासागर इस शेप में है, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप में यदि बात करोगे तो इस शेप में है, मतलब एस के आकार में है। तो ऊपर वाले जो ओशियन है उसको हम नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, और नीचे वाला जो है उसको हम साउथ अटलांटिक कहते हैं। मतलब अटलांटिक ओशियन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आप यदि वर्ल्ड मैप आप देखना, इस मेरे बात पे आप वर्ल्ड मैप देखना, जो नॉर्थ अटलांटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें आप देखोगे USA और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 2 पार्ट है। तो उससे भी नॉर्थ अटलांटिक का क्या है, बॉर्डर जो है वो होता है, मतलब उसका जो किनारा है, समुद्र का किनारा। और इधर जो यूरोप है, स्पेशली जो यूरोप में भी 2 भाग हैं, वेस्ट यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों में मतलब विचार में भी अंतर है, दोनों की आइडियोलॉजी में भी डिफरेंसेज हैं। तो स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं वो, और इधर अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं वो, यदि बात करें तो वो नॉर्थ अटलांटिक का बॉर्डर है। ठीक है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक से वो सटे हुए हैं, इधर से भी समुद्र सटा हुआ है, इधर से भी है। इसीलिए इस एरिया में जो कंट्री है उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कह सकता है जो आखिर भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों है इसका, क्योंकि जैसा बताया जो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशियन है,
एक्चुअली आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे जो अटलांटिक ओशन को जनरली दो भाग में बांटते हैं, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक की बात करते हैं तो वो जो है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से टच होती है, मतलब महासागर ओशन, और इधर वेस्टर्न यूरोप से क्या होती है, टच होती है। तो वही है जो इस एरिया की जो कंट्री है उसका जो एक ट्रीटी है उसी को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या हिंदी में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम बोला मैंने, NAA भी है या नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी है। अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुआ था, वगैरह वगैरह। देखिए यदि बात करते हैं इसका स्थापना जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट की यदि बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी थी जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक संधि। संधि को अंग्रेजी में ट्रीटी कहते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक संधि से जो है ये इसका फाउंडेशन या स्थापना हुआ था, और चूंकि ये वॉशिंगटन में, यहाँ पे जितने भी उस समय में मेंबर थे जिन्होंने इसमें मेंबर बनना चाहा, उन्होंने वॉशिंगटन जो अमेरिका में है वहाँ पे साइन किया था, इसीलिए इसको वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। तो किसी भी एंगल से आपका छूटना नहीं चाहिए। क्या बताया मैंने, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अगल बगल में, उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट वाले भी जितनी कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इस कंट्री को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ठीक है, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक संधि के नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और चूंकि ये जो संधि है वो वॉशिंगटन DC में हुई थी, वहां उस समय में सारे मेंबर के द्वारा साइन किया गया था, इसीलिए इसको वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको पता होगा जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और चूंकि आप सभी एक बार ध्यान दें, पिछले 1.5 साल से ये सिनेरियो चल रहा है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई वो सिर्फ और सिर्फ नाटो को लेकर के हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटो को लेकर के। इसीलिए आज के डेट में या इनकमिंग डेज में यह एक बहुत प्रोबेबल टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। तो आपको ये समझना है जो आखिर नाटो क्या है। इसमें करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रेडिशनल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, फुल फॉर्म क्या है तो बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। अब बात करते हैं, ये जब ट्रीटी हुआ था जो वॉशिंगटन में साइन किया गया था, इसीलिए इसको वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। उस समय स्थापना के समय टोटल 12 देश थे। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब नाटो का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय में टोटल कितने मेंबर थे तो 12 मेंबर थे। मैंने थोड़े छोटे लिखे हैं, आप इसको जूम करके देख लेना, या मैं बोल रहा हूँ उससे आप सुन लेना। यदि आप समझना चाहोगे, देखना चाहोगे तो आपको 200% समझ में आएगा। ये कोई मैटर नहीं करता जो ये छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए स्थापना के समय टोटल 12 मेंबर थे। जिसकी बात करते हैं तो USA और कनाडा, पता होगा USA कनाडा। मैंने जैसा बोला ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट से 2 ही कंट्री है, USA और कनाडा। मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से 2 कंट्री और बाकी के बाकी सारी कंट्री जो है वो यूरोप से हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप से, बाद में कुछ ईस्टर्न यूरोप के भी हैं। मतलब यदि नाटो की बात करते हैं तो ये मात्र नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, इन 2 कॉन्टिनेंटों का ही एक क्या है, एक ट्रीटी है या ऑर्गेनाइजेशन है। और वो भी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के मात्र 2 कंट्री है, USA और कनाडा। उन 2 का वो 2 और बाकी यूरोप के सारे कंट्रियां इसमें शामिल हैं। तो जब नाटो का स्थापना हुआ था उस समय में मात्र 12 कंट्री थे, जिसमें आपने सुना होगा USA, कनाडा, ब्रिटेन को जिसको इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन, क्योंकि कंबाइंड तौर पर ब्रिटेन कहा जाता है, सिंगल तौर पर इंग्लैंड कहा जाता है। तो USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, 5 कंट्री हो गया। USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सारे यूरोपियन कंट्रियां हैं। बेल्जियम, पुर्तगाल, ये पुर्त है मतलब पुर्तगाल, पुर्तगीज जिसको कहते हैं पुर्तगाल, नॉर्वे, ठीक है, मतलब डेनमार्क, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड और आइसलैंड,
ठीक है, ये 12 कंट्रियां थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाटो का जब स्थापना हुआ था उस समय टोटल कितनी कंट्रियां इसके फाउंडेड मेंबर थे। तो आपको बताया नॉर्थ अमेरिका के मात्र 2 कंट्रियां अभी तक वहां पे मात्र वही है, जिसका एक है यूएसए और एक कनाडा, और बाकी क्या है इसका यदि बात करते हैं तो यूरोप के, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप है उसको लेकर के। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कह सकते हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, 5 हो गए। फिर है बेल्जियम, पुर्त मतलब पुर्तगाल, पुर्तगीज, नॉर्वे, डेन मतलब डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदर मतलब नीदरलैंड और आइसलैंड। ये 12 कंट्रियां जो है इसके फाउंडेड मेंबर थे। एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा जो भाई आखिर इसका स्थापना क्यों हुआ था। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए जो स्थापना क्या हुआ था। सबसे पहले, उससे पहले आप एक चीज देखो, जो इसको कहते हैं मिलिट्री अलायंस बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक कंट्री और यूरोपियन कंट्री। यहां देखिए भैया मैंने लिखा है सैन्य संगठन। ये क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है, यस करोड़ों बार। जो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सैन्य संगठन है, जो एक सैन्य संगठन है या मिलिट्री अलायंस है, तो यही नाटो। ये नाटो जो है ये बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है, बहुत अच्छे से समझिएगा, मिलिट्री अलायंस है। तो क्वेश्चन कई बार आता है जो नाटो किस तरह का अलायंस है, तो यह एक मिलिट्री संगठन है या सैन्य संगठन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और स्थापना के समय टोटल 12 कंट्री थे, जिसमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आइसलैंड। ठीक है, अब यदि 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक संधि या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से यह संधि हुई थी, और चूंकि इस सभी 12 मेंबर जो फाउंडेड मेंबर थे उन्होंने वॉशिंगटन में इस पे हस्ताक्षर या साइन किया था, इसीलिए इसको वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। वॉशिंगटन यूएसए में। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। बहुत अच्छे से समझिएगा, चूंकि इतने कंट्रियों का ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकी जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्तमान में नाटो के कितने मेंबर हैं। तो वर्तमान में नाटो के 31 देश हैं, 31st कंट्री हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जब फाउंड हुआ था उस समय में टोटल कितने मेंबर थे, 12। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से मात्र 2 कंट्री था, अमेरिका और कनाडा, बाकी सारे यूरोप के थे। वहीं पे वर्तमान में एट प्रेजेंट कितने हैं, हो सकता है इनकमिंग डेज में आपके एग्जामों में ये रहेगा 31, हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंज हो, वो अलग बात है। तो वर्तमान में 31 है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, देखिए तो वर्तमान में 31 है, तो आखिर ये कैसे हुआ भाई। 12 से 31 मतलब 19 कंट्रियां इसमें ऐड हुई। तो आप देखिए यहाँ एक एक करके आप देखोगे, जो सबसे पहले जो इसका एक्सपेंड हुआ वो 1952 में एक्सपेंड हुआ, जब 2 कंट्री, तुर्की जिसको टर्की कहते हैं और यूनान, हिंदी में यूनान कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ग्रीस कहते हैं, ग्रीस, यूनान या ग्रीस। इसकी कैपिटल है एथेंस, सुना होगा, जहाँ के सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट होते थे। ठीक है, तो 1952 में पहली बार 2 कंट्री को नाटो में ऐड किया गया था, जो तुर्की, यूनान या ग्रीस। उसके बाद 1955 में पश्चिमी जर्मनी, उस समय में जर्मनी 2 होता था, आपको पता होगा, वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी, तो इसीलिए पश्चिमी जर्मनी लिखा है। हालांकि बाद में जर्मनी का एकीकरण हो गया था और दोनों जर्मनी एक साथ मिल गए थे। उसके बाद 1982 में फिर स्पेन बना था। ये सारे जो है आप देखोगे यूरोपियन कंट्री हैं। फिर 1999, गौर कीजिए, 1999 में हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य, इंग्लिश में इसको चेक रिपब्लिक आपने सुना होगा, हंगरी को हंगरी कहते हैं, पोलैंड को पोलैंड कहते हैं, और चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक की बातें होती है। तो 1999 में यह 3 कंट्री बनी थी। 2004 में देखिएगा, 2004 में बहुत सारी कंट्रियां इसमें ऐड हुई थी, जिसमें बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। मैं ये कोई कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सारे नाम हैं। क्या है, 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये सारे के सारे कंट्रियां 2004 में ऐड हुए थे। उसके बाद 2009 में 2 कंट्रियां ऐड हुई थी, अल्बानिया और क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया और अल्बानिया। उसके बाद 2017 में एक कंट्रियां ऐड हुई थी जिसका नाम था मोंटेनेग्रो, ये सारे यूरोपियन कंट्रियां हैं। 2020 में नॉर्थ
मैसिडोनिया 2020 में कंट्री ऐड हुई थी, नॉर्थ मैसिडोनिया। और रिसेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो बिल्कुल रिसेंट में जो एक कंट्री ऐड हुई है 4 अप्रैल, इसलिए मैंने इसका डेट भी लिखा 2023 को, इसका नाम है फिनलैंड, और ये 31वां हुआ है। तो अपने आप में सबसे प्राइम क्वेश्चन हो गया, जो हाल ही में नाटो में कौन सा कंट्री शामिल हुआ है, तो यूरोप का एक कंट्री है फिनलैंड। आपने नाम सुना होगा फिनलैंड, जहां की कंपनी जो है वो नोकिया एक टाइम में हुआ करती थी, अभी भी है। तो फिनलैंड जो है, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है या झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक, तो फिनलैंड जो है वो इसका 31वां नया रिसेंट में सदस्य बना है। तो ये बहुत प्राइम क्वेश्चन है, जो सबसे नया वाला या 31वां नाटो का मेंबर कौन सा है, तो फिनलैंड। इससे पिछले वाला 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया बना था, हालांकि अब वो पुराना हो गया। तो अब आप देखोगे जो ये 12 से 31 तक कैसे पहुंचे, इसमें एक्चुअली सबसे जो मेन कहानी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कहानी तब शुरू होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वार, आप सभी को पता होगा 1939 से लेकर के 19, मैंने इन सब को लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप यदि कोशिश हो तो इसको कॉपी पे लिख लेना, और जब भी मेरा वीडियो देखो तो मैं बार बार कहता हूँ आप कॉपी पेन के साथ देखिए, जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाए इसको। हो सकता है शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो, यदि इम्पैक्टफुल लगेगा तो। देखिए क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, जो कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 तरह के जो है ग्रुप थे, जिसमें कि एक मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र मतलब जिसको हम फ्रेंड्स अलायंस कहते थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जिसको कहते हैं फ्रांस, रूस वगैरह, ये सब सारे थे, रसिया बोले तो। और दूसरा जो था उसको हम एक्सिस पावर कहते थे या धुरी अलायंस धुरी राष्ट्र कहते थे, जो कि जर्मनी, जापान, ये सब जो हैं वो सारी, इटली वगैरह ये सब कंट्रियां थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत गए थे, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले जो हैं जीत गए, तो उसमें रसिया भी था। हालांकि उस समय में रसिया नहीं था, उस समय में उसको सोवियत संघ या यूएसएसआर कहते थे, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते थे। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार जब फिनिश हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड का जो है ना, उसमें 2 गुट में पावर जो है वो 2 ग्रुप में बट गया। वर्ल्ड की पावर जो है वो 2 ग्रुप में बट गई। एक अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहने लगा, और दूसरे तरफ एक था सबका दादा, जिसको कहते थे सोवियत संघ या सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। यूएसएसआर का मैं एक अलग टॉपिक लेके आऊँगा। यूएसएसआर क्या था, वो कब फाउंड हुआ था, कब उसका जो है वो डिसॉल्व हुआ था, वो सब सारी चीज़ें हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसकी बात करते हैं तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जो है तनातनी हो गई, और उस समय में, उस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, हमारा जो वर्ल्ड है वो 2 गुट में बट गया था। और उसी टाइम को जनरली कहा जाता है शीत युद्ध समय, शीत युद्ध का काल, या फिर कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है। और जनरली कोल्ड वॉर पीरियड की बातें होती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 1945 से लेकर के 1991 तक का जो टाइम है, इसको शीत युद्ध पीरियड कहते हैं या कोल्ड वॉर टाइम। कोल्ड वॉर क्या होता है, ऊपर से वॉर तो होगा नहीं, बट अंदर अंदर जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भाई मौका मिले तो बस भर दूं इसको, समझ रहे हो ना, वही चीज़ें। तो ये अमेरिका और रसिया के बीच में हुआ था। हालांकि उस समय रसिया नहीं था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस समय सोवियत संघ या यूएसएसआर था। तो जनरली कंट्रियां 2 गुट में बट गई थी। दूसरी बातें, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, जीतते टाइम में रसिया का सेना जो है यूरोप के बहुत बड़े भाग में, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के बहुत बड़े भाग में जो है इसकी सेना जो है वहाँ पे मौजूद थी। तो इससे क्या था, किसी भी कोई पश्चिमी यूरोप के कोई भी कंट्री, क्योंकि वो छोटे छोटे कंट्रियाँ थे, उसमें इतना पावर नहीं था जो यूएसएसआर या सोवियत संघ से लड़ सके। और आपको पता है जो दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो क्या था, कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था, जो किस तरह से सोवियत यूनियन को जो है मैं क्या करूं, इसका पैर खींचूं। इसीलिए उसने मौके का फायदा देख करके उस समय में यूरोप के कंट्रियों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी बना लिया। उसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपना फायदा करने के लिए, जी हाँ, अमेरिका अपना फायदा करने के लिए जो यूरोप की जो छोटी छोटी कंट्रियां थी, उसको ये कह करके जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, हर कोई सेफ रहेंगे। और उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसी को हम नाटो कहते हैं। तो अब यहाँ क्या था, ये जो मैं यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो 1991 में
ये यूएसएसआर या सोवियत संघ जो है, जी हाँ, ये डिसॉल्व हो गया, इसका विघटन हो गया, ये टूट गया और 15 कंट्री में टूटा। सोचो जो कंट्री एक कंबाइंड तौर पे थी वो 15 कंट्री में बच गई। मतलब यूएसएसआर जो है या सोवियत यूनियन जो है वो 1991 में 15 कंट्री में टूट गया और उसमें अमेरिका का अहम रोल है, जो स्पेशली सोवियत संघ को कमज़ोर करने के लिए। वो जो 15, मतलब एक घर जो है वो 15 भाग में, या आप एक केक लाते हो उसको 15 भाग में आपने काटा, उसी में यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक केक का पार्ट था वो था रसिया। मतलब सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है या उसका जो सबसे बड़ा बेटा बन के उभरा वो था रूस या रसिया, और बाकी छोटे छोटे बेटे मुन्नक मुन्नक से जो है वो निकले। इसीलिए यूएसएसआर की जो भी पार्टिसिपेशन थी, सोवियत संघ की जो भी पार्टिसिपेशन थी, वो रूस को या रसिया को ट्रांसफर हो गया और अमेरिका और रूस फिर से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। बट फाइनली क्या है, यूएसएसआर को क्या कर दिया गया, 15 कंट्री में जो है उसको मतलब बांट दिया गया। वही बाद में जाकर के वो जो कंट्री अलग हुई वो सारी कंट्री बाद में जाकर के अमेरिका की मदद से, अमेरिका के बहकावे में आकर के वो सभी कंट्री इसी नाटो में जो है वो ऐड होती गई। यही इसलिए मैंने रेड से लिखा है, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया था उसके बाद पहली बार जो नाटो का एक्सपेंडिशन हुआ वो 1999 में हुआ, जिसमें कि हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक जो है वो ऐड हुआ था। और उसके बाद ये सारी कंट्रियां जो उस समय में यूएसएसआर से अलग हुई थी, मतलब रूस के ये छोटे छोटे भाई हैं, जी हाँ, तो ये बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवानिया और ये स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दोनों अलग अलग हैं। ये सारे जो हैं ये यूएसएसआर के पार्ट थे। इवन आपको बताना चाहो, आज के डेट में जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, आपको पता होगा ये यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था। मतलब रूस का वो छोटा भाई था। जिस पापा से रूस सबसे बड़ा निकला है उसी पापा का ये सब छोटा बेटा था। तो कहीं ना कहीं मतलब भाइयों में लड़ाई हो रहा है, और वो वही भाइयों में लड़ाई क्यों होता है, जमीन के लिए, घर के लिए, वही बातें वहाँ भी हो रही है। ठीक है, तो क्या था, ये हो गया 9 में, उसके बाद एक्सपेंड हुआ 17 में, 20 में, और फिर सबसे रिसेंट वाला जो एक्सपेंड हुआ वो फिनलैंड बना है 31वां। अब देखो ये तो चीज़ें यहाँ तक हो गया, जो 12 से 31 कंट्री कैसे बना नाटो, क्लियर है। स्पेशली जो अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी तरह से उसको तोड़ दिया 91 जो 1991 में 15 कंट्री में, और उसी में फिर ये हुआ। अब बात करते हैं, जैसा बताया था वर्तमान में 31 लैंग्वेज हैं, 31 कंट्री हैं। दूसरी बात है, जो चूंकि नाटो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका क्या होता है, महासचिव या जनरल सेक्रेटरी होता है। महासचिव या जनरल सेक्रेटरी जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग, आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली आपको नाम याद होना चाहिए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो नाटो जो ट्रीटी है, मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है, नाटो संधि की धारा 5 है, मतलब सेक्शन 5 है, ध्यान देना है, सेक्शन 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कह सकते हो जो रूस और यूक्रेन के लड़ाई का जड़ यही है। ठीक है, नाटो संधि का मतलब नाटो ट्रीटी का सेक्शन 5 ये क्या है, तो नाटो के एक सदस्य को, देखना मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, नाटो के एक सदस्य पर आक्रमण सब पर माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उसका सामना करेंगे। मतलब समझते हो ना, यदि 5-7 दोस्त हैं, सपोज यदि एक से किसी की झगड़ा होती है तो 5-7 जितने भी 10 के 10 दोस्त हैं वो सभी मिलके उसको कूटेंगे। कूटना समझते हो ना, वही चीज़ें यहाँ पे है। मतलब नाटो का सेक्शन 5 ये कहती है, जो यदि नाटो के मेंबर में से किसी भी मेंबर पे, चाहे वो बड़ा मेंबर हो चाहे वो छोटा मेंबर हो, नाटो के सदस्य या मेंबर में से किसी भी मेंबर पर कोई नॉन मेंबर, मतलब नाटो के बाहरी का कोई भी कंट्री यदि इन पे अटैक करती है एक पे, तो वह नाटो पे अटैक माना जाएगा। मतलब नाटो के सभी कंट्री पे अटैक माने जाएगा, और उसके बाद सभी कंट्री मिलके उसका भरता बनाएंगे। समझ गए, कहानी समझो, पेच कहाँ पे है।
मतलब ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जो नाटो के यदि किसी भी एक कंट्री के, नाटो मतलब नाटो में जो 31 कंट्री वर्तमान में है, इसके किसी भी कंट्री पे यदि कोई नॉन नाटो का मेंबर अटैक करता है, मतलब और भी कंट्रियां हैं ना भाई, तो कोई भी कंट्री यदि इन पे अटैक करता है तो पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा और सभी मिलकर उसका भूस भरेंगे। अरे भाई ये क्या हो गया? तो रूस एक्चुअली जो यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है वो इसका यही है। अब मैं फाइनल बता रहा हूं, जो यूक्रेन जो है वो मतलब पूरा ड्रीम पाले हुए है अभी तक जो नाटो का मेंबर बनने के लिए। और चूंकि आपको पता है जो यूक्रेन और रूस का जो है सीमा बहुत लंबी जो है वो मिलती है, मतलब दोनों भाई हैं तो ऑब्वियस ही बातें हैं, कोई घर यदि दो भाई में बंटवारा होता है तो दोनों भाई के बीच में वो घर का बाउंड्री होगा ही होगा। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो बाउंड्री है तो उससे क्या होता है, अब नाटो का ये रूल है जो आप किसी भी कंट्री, मतलब नाटो के किसी भी मेंबर जो है वहां पे आप कोई भी कंट्री के द्वारा हथियार वहां पे डिपॉजिट किया जा सकता है, वहां पे अपने मिसाइल्स लगा सकते हैं, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये बताओ रूस बेचारा कहां गलत है? भाई अपनी सुरक्षा करना हर एक का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का ड्यूटी या दायित्व है। तो रूस भी वही कर रहा है। रूस जो अटैक किया यूक्रेन पे वो ताव में आकर के नहीं, एक्चुअली यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए या फिर अपनी जो उसकी सामरिक है, मतलब उसकी जो भौगोलिक बाउंड्री है उसको बचाने के लिए। क्योंकि यूक्रेन जो है वो जिद पाले हुए है या जिद पाले हुए था नाटो के बहकावे में आकर के जो मैं नाटो का सदस्य बनूंगा। और नाटो सदस्य बनते ही नाटो, चूंकि अमेरिका इसमें सबसे मेन है और यूक्रेन आपको पता है जो रूस और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, तो अमेरिका तुरंत नाटो की मदद से या नाटो को सबको कह के यूक्रेन में पूरा का पूरा अपना ताम झाम बम बारूद सेना सब कुछ भर देगा और वो यूक्रेन रूस के दरवाजे पे आ गया। आप समझ रहे हो ना? तो रूस को वो घेरने के लिए अमेरिका तुरंत जो है चारों तरफ से वहां पे यूक्रेन में जो है नाटो की पूरी सब कुछ, फौज से लेकर के तोप से लेकर के गोला बारूद रॉकेट मिसाइल सब कुछ वहां पे तैनात कर देगा। अब ये बताओ रूस जो है अपने आप को बचाने के लिए लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तब भी मरना ही है उसको, जब नाटो के 31 मिलकर उसको कूटेंगे। इसीलिए उसने पहले ही यूक्रेन को कूटा जो भाई ऐसा गलती मत कर जो तू जो है जा करके मतलब नाटो में शामिल होगा। तो ये लड़ाई इसीलिए हो रही है, मतलब रूस जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आप बताइए एक छोटा सा कंट्री यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ कैसे इतने दिन से सर्वाइव कर रहा है? उसका यही रीजन है जो कंप्लीट तौर पे पूरी की पूरी नाटो जो है वो यूक्रेन का मदद कर रही है। और यदि वो न मदद करती तो ये तो कब का युद्ध खत्म हो गया होता, चाहे वो यूक्रेन पे कब्जा हो जाता या फिर जो होता। बट नाटो के कारण ही आज के डेट में, मतलब ये नाटो के द्वारा यूक्रेन को फुल सपोर्ट किया जा रहा है, सेना के तौर पे, वेपन के तौर पे, अम्युनिशन के तौर पे, गोला बारूद के तौर पे। और इसीलिए वो रूस को अकेला जो है, एक्चुअल में यदि बात करोगे तो सिंपैथी रूस के साथ होना चाहिए। वो अकेला लड़ रहा है पूरी नाटो के साथ। सोच के देखिए, पूरी नाटो के साथ रूस अकेला लड़ रहा है। यूक्रेन तो सिर्फ एक ढाल है, मतलब अमेरिका यूक्रेन की कंधे पे बंदूक डाल करके फायर करना चाहता था, उसको सिर्फ रोका रसिया ने यूक्रेन पे अटैक करके, जो तुम्हें नाटो का मैं मेंबर बनने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी नाटो की सेना जिसमें अमेरिका मेन है और अमेरिका रूस का पूरा 36 का आंकड़ा है, तो वो मेरे जो है दरवाजे पे आ जाएगी, जिससे कि हमारी जो है वो पूरी खतरा है। तो ये कहानी मेन है और ये कहानी यही जो है ये अनुच्छेद बताती है जो नाटो के एक सदस्य पर आक्रमण सब पर माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी मिलकर के उसको कूटेंगे। तो ये भाई अब बताओ, यदि मुझे पता है जो कोई आगे जाकर के 10 मिल को मुझे कूटेगा तो मैं पहले ही कोशिश करूंगा ना, जो एक है उसी को मैं पहले साइड कर दूं, जिससे कि बाकी उसका कोई कूटेगा ही नहीं मुझे। तो ये चीजें इसीलिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। अब बात करते हैं, ये आपको यहां पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, जो नाटो शीत युद्ध काल में, शीत युद्ध मतलब जो कोल्ड वार बताया था आपको, कोल्ड वार के टाइम में, जो कोल्ड वार स्पेशली बताया जो 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1991 तक, मतलब सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ था या डिसॉल्व हुआ था तब तक का टाइम जो है वो कोल्ड वार कहा जाता है। स्पेशली अमेरिका और सोवियत संघ में तनातनी थी, मतलब वो दोनों अपने आप को सुपर पावर समझते थे। ठीक है, तो सोवियत शीत युद्ध काल में सोवियत यूनियन की बात करते हैं, सॉरी यूरोपीय देश और सोवियत संघ, ये लिखा ना, वर्तमान रूस मतलब
उस समय सोवियत संघ था और वर्तमान रूस के बीच तनाव का परिणाम है। मतलब नाटो जो है वो बिल्कुल कोल्ड वॉर के टाइम में, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम में जो यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपीय देश और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो तनाव था उसका ही ये परिणाम है। और इसमें सिर्फ यूरोपीय देश नहीं, अमेरिका ने भी इसका फायदा उठा करके रूस से अपना जो उसका खुन्नक था या उसकी दुश्मनी को जो है वो भुनाना चाहा। ठीक है। दूसरी बात, यही चीजें ध्यान देना है, जो नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित संगठन है। ऑलरेडी इसमें बता दिया, सामूहिक सुरक्षा मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब यही हो गया जो सबको सुरक्षा को लेकर के चलना है। मतलब एक को आप मारोगे तो सभी मिलकर के आपको कूटेंगे, वही सामूहिक सुरक्षा हो गया। इसीलिए नाटो को मिलिट्री, ध्यान दीजिए ना, चूंकि इसीलिए इसको मिलिट्री जो है वो कहा जाता है, मतलब ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, चूंकि ये एक मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप है, इसीलिए नाटो का जो हेडक्वार्टर ऑफिशियल है वो तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वहीं इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है नाटो का, वो मॉन्स में है, MONS, मॉन्स बेल्जियम में। ध्यान देना है, नाटो का मिलिट्री हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है जिसका मिलिट्री हेडक्वार्टर मतलब मिलिट्री से संबंधित फंक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वैसे नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। ठीक है। उसके बाद नाटो सामूहिक सिद्धांत पर काम आधारित है। ठीक है। आप कहानी शायद समझ गए होंगे, जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा है नाटो का मेंबर बनूं और ये बाकी मेंबर, स्पेशली जो अमेरिका है वो चाहवा रहा है जो यूक्रेन जो मेंबर बने। और आप एक बड़ी वो देख लीजिए, जो अभी हाल ही में ये जो 4 अप्रैल 2023 को क्या हुआ था, फिनलैंड को 31वां मेंबर बनाया है। तो नाटो ने कहीं ना कहीं चाल खेल दिया। जी हाँ, अभी नाटो की बैठक हुई थी और उसमें इन्होंने चाल ये खेला, जो फिनलैंड को तो मेंबर बनवा दिया नाटो का, बट यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाया। देखो, जो पहले इसने क्या किया, यूक्रेन को आगे चढ़ा दिया, चढ़ा करके भाई रूस से लड़ जाओ। इसलिए कहते हैं जो आप में जितनी औकात है या ताकत है, आपको काम उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए, दूसरे के बहकावे में आके नहीं करना चाहिए, जो जनरली यूक्रेन ने किया। अब उसका परिणाम वो भुगत रहा है। ये अलग बात है जो सारी नाटो कंट्रियां मिलकर उसको सपोर्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसका तो अपना खत्म हो गया ना अस्तित्व। यूक्रेन तो आपको पता ही जो कहाँ चला गया, आज के डेट में वो कहाँ पे खत्म हो गया। तो और रूस जो है वो बेचारा लगा हुआ है अकेले, क्योंकि अब उसके लिए शान की लड़ाई हो गए, मुझ की लड़ाई हो गए, वो अब छोड़ेगा नहीं। तो वो पहले ही समझा रहा था, मेरे छोटे भाई, क्योंकि वो एक ही बाप के सारे बेटे हैं, तो छोटे भाई तुम जो है दूसरे गांव वाले के बहकावे में मत आओ और आपस में लड़ाई मत करो, शांति से रहो अपना। मैं बड़ा हूं तो मैं अपने लिए हूं, तुम छोटे हो अपने लिए हो। बट नहीं, ये कूदने लगा जो नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं सबसे मिल करके और तुम्हें कूटूंगा। तो लो, अब उसका परिणाम यही है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो इस मीटिंग में सोचिए, फिनलैंड को तो मेंबर बना दिया, बट इन्होंने इतना चाल खेला जो यूक्रेन को अभी भी मेंबरशिप का कोई भी प्रोविजन तक नहीं दिया है। तो ये सिर्फ अमेरिका के द्वारा इन सब के थ्रू रूस को घेरने के लिए ये एक पूरा प्लान है एक्चुअल में, आप यदि ये समझे तो फाइनल तौर पे। अब बात करते हैं, जब ये नाटो है तो इसका क्या होता है, समिट भी होता है। जी हाँ, नाटो का समिट भी होता है। जनरली हर साल समिट होता है, या फिर कई बार इमरजेंसी आती है तो बीच में भी बुला लेते हैं, या तो नाटो का समिट होता है। तो आपको पहले के नहीं देखना है, रिसेंट वाले समिट को आपको 200% याद रखना है। तो क्या था, नाटो समिट जो है या नाटो सम्मेलन कहते हैं, सबसे रिसेंट में 11 से 12 जुलाई विल्नियस लिथुआनिया में हुआ था। 11 से 12 जुलाई कब, अच्छा ये तो मैंने डेट लिखा ही नहीं, 11 से 12 जुलाई 2023 को, 11 से 12 जुलाई 2023 को कहाँ पे हुआ था, विल्नियस लिथुआनिया में हुआ था। वहीं उससे अगला वाला नाटो का जो अगला होगा, नेक्स्ट होगा, कहाँ होगा, 9 से 11 जुलाई 2024 को वॉशिंगटन DC, कहाँ पे, USA। आपको पता होगा USA का कैपिटल वॉशिंगटन DC है। DC मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कहाँ पे है, USA का जो है वो कैपिटल है। तो नाटो का जो अगला सम्मेलन 9 से 11 जुलाई 2024 को अगले साल कहाँ पे होगा, वॉशिंगटन DC। तो ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नाटो का आने वाला सम्मेलन या नेक्स्ट समिट या इनकमिंग समिट कहाँ पे होगा, वॉशिंगटन DC में, जुलाई 2024 में। नाटो का हाल ही में या रिसेंट वाला सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो वो होगा विल्नियस लिथुआनिया। कब हुआ था, 11 से 12 जुलाई 2023 को। तो आप एक तरह से ये देखोगे, जो आज के डेट में नाटो क्या है, या एक मिलिट्री संगठन है या मिलिट्री जो है अलायंस है, किस किस के बीच में। तो आप
ऑफिशियली कह सकते हैं जो अब यूरोप की सारी कंट्रियां और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रियां, चूंकि वो अटलांटिक के अगल बगल में है, इसलिए उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या नॉर्थ अटलांटिक अलायंस कहते हैं, या नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और चूंकि वॉशिंगटन में इस पर साइन हुआ था, इसलिए इसको वॉशिंगटन संधि कहते हैं। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। स्टार्टिंग में स्थापना के समय, फाउंडेशन के समय 12 मेंबर थे, जो आपको पता है। उसके बाद में सबसे पहले तुर्की और यूनान या ग्रीस ऐड हुआ था, फिर धीरे धीरे ऐड हुए। और मेन मजा तब आया अमेरिका के लिए जब इन्होंने सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करवा दिया 1991 में। ये टॉपिक बाद में आएगा। और उसमें पहली बार जब ये नाटो का एक्सपेंडेशन हुआ वो 1999 में, हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य, और उसके बाद जितने भी सोवियत यूनियन से अलग होकर के कंट्री बनी थी वो 2004 में सारी की सारी इसके मेंबर बना दिए। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, ये सारे के सारे आपको बता दूं रूस के छोटे भाई हैं। अब आप बताओ, जब आपका छोटा भाई चाहे अलग हो गया और वो गांव के ऐसे गुंडे या ऐसे कह सकते हैं जो भाई कोई दादा है या ऐसा कोई वो है मतलब बाहुबली है, उसके साथ जा रहा है, तो आपको लगेगा ना जो भाई ये कहीं उससे मिल करके मुझसे वो करे। तो वही चीज़ें जो है वो रूस और अमेरिका का आज के डेट में हो रहा है। मैं एक छोटे सा एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एक्चुअल में कंट्री लेवल की बातें अपना अलग है, ठीक है। अब तो ये आप ध्यान देना, इसका आज के डेट में महासचिव कौन है? जेंस स्टोलटेनबर्ग। वर्तमान में नाटो के कितने मेंबर हैं? 31 कंट्री है। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश और फ्रेंच। और नाटो का जो मेन जड़ है वो यही, इसका जो नाटो ट्रीटी है उसका सेक्शन 5 या धारा 5 है, जिसमें कि यदि आप नाटो कंट्री पे कोई गैर नाटो वाला, नॉन नाटो कंट्री अटैक करता है तो सब पे माना जाए और सब मिलकर के उसको कूटेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है। और ये कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था, स्पेशली यूरोपीय देश और सोवियत संघ, मतलब जो वर्तमान में रूस है, उसके बीच में ये तनाव का परिणाम है। ये एक सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये है। आज के डेट में नाटो का जो समिट हुआ था रिसेंट में, वो यहाँ पे 2023 जुलाई में हुआ था, विल्नियस, लिथुआनिया में। और अगला जो होगा वो 9 से 11 जुलाई 2024 को वॉशिंगटन डीसी में होगा। कोल्ड वॉर का टाइम 1945 से 1991 का कहा जाता है, जब अमेरिका और सोवियत संघ जो है वर्ल्ड 2 गुट में बट गया था, ठीक है। तो अब आप खुद एक डिसाइड कर लीजिए, जो छोटे छोटे कंट्रियां को रूस का डर दिखा करके नाटो में शामिल किया जा रहा है, और उससे अमेरिका क्या अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा है, या क्या मतलब रूस पे प्रेशर बनाना चाह रहा है, ये आप खुद यदि इंटरनेशनल लेवल की बात समझते हैं तो आप उसको समझ सकते होंगे, ठीक है। तो एक बार आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी सोवियत संघ के बारे में या यूरोपियन जो सोवियत यूनियन है या यूएसएसआर के बारे में मैं अलग से टॉपिक लाऊंगा। तो नाटो में आपका ट्रेडिशनल भी क्वेश्चन हो गया, करेंट क्वेश्चन भी हो गया, जो अभी मीटिंग कहाँ पे हुई है, पिछला कहाँ हुई थी, इसके हाल ही में अभी इसका महासचिव कौन है, और वर्तमान में रिसेंट में कौन सा कंट्री जो है इसका मेंबर बना है, फिनलैंड, और टोटल कितने 31वां, ये सारे के सारे करेंट हैं। बाकी पुराना जो है ये ट्रेडिशनल है। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके। और आप इसको देख लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको इफेक्टिव लगता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और नोट्स बना करके वीडियो को आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद।